Startup is a high risk, high return game. The younger you start, the better it is because you have a greater risk appetite. But then again, it's never too late if you have the right idea. जो वेंचर कैपिटल है, इट हैज बिकम अ बिग इंडस्ट्री राइट नाउ. कुवैत के अंदर एक कॉल ड्रॉप हो जाए तो इट वुड बी अ बिग थिंग. 2G, 3G, 4G, 5G, these are just words. At the end of the day, you have to see कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चाहिए. स्मार्टफोन हैंडसेट की जो पेनिट्रेशन 130 मिलियन पे चली गई, so it's a sizable. सबमरीन में कितनी केबल आ रही हैं? करंट इस वक्त केबल्स हैं वो 7 हैं. From Telenor perspective, their business is not viable. Now Ufone has taken Telenor. Our ambition of acquisition of Telenor inshallah will bear fruit for पाकिस्तानी सोसाइटी. जो एस्पायरेंट है टेलको के अंदर, तो व्हाट स्किल दे नीड टू बी एक्सपर्ट जो उनको हेल्प आउट करेंगे? आपको पता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स आर टेकिंग ओवर अ लॉट ऑफ जॉब्स. नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रही है. Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast, and this is your host Sohaib Siddiqui. Khwateen और Hazrat, for a very long time, I wanted to have discussion someone from the management of Ufone or Telenor to discuss about the merger and acquisition. Since the merger or acquisition has happened, so conversation would be more likely that how they're going to reposition themselves in the market and what holds for the customer. To discuss this spectrum, we have invited Zarar Khan, who happens to be Chief Business Officer at Ufone and PTCL. Sir, thank you so much for being part of our show. Thank you for inviting me. अच्छा ज़रार भाई, टू बिगिन द कन्वर्सेशन, प्रोग्राम का फॉर्मेट विद टाइम डेवलप हो रहा है. हम पहले अपनी गेस्ट की अर्ली लाइफ को लेके चलते हैं, देन विल मूव टूवर्ड्स द टेलको सेक्टर और क्या हमारे इंडस्ट्री में चीज़ें हो रही हैं. तो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थोड़ा बताएं अपने बारे में. वेयर यू बॉर्न एंड रेज्ड एंड हाउ वाज लाइफ बैक देन? यार, आई वाज बॉर्न इन रावलपिंडी. लाइफ वाज सिंपल as well as different from today's life. When I was in class 8, I went to a boarding school. I think that was a very defining moment of my life because that allows you to fend for yourself. Boarding school aapko, it trains you in different ways. One of the ways it trains you is it teaches you to be independent. Also, जिस बोर्डिंग स्कूल में मैं गया था, वो इट वाज ऑन अ कैडेट कॉलेज फॉर्मेट, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन दैट वाज इंस्टिल्ड, वेदर लाइक वेकिंग अप एट 5. स्कूल कौन सा था आपका? यार उस वक्त सो इट वाज फौजी फाउंडेशन कॉलेज. अब बोर्डिंग था उस टाइम 80s में. देयर वाज अ बोर्डिंग स्कूल, बट उसका जो फोकस था वो ये था कि इट वुड बिकम अ कैडेट कॉलेज. It started off on the same principles of a cadet college. Most of the boarding schools, they are on outskirts of the city. And the Pindi expand हुआ था. So Fauji Foundation College जो था, it came inside Pindi. अब तो खैर DHA 1 और बाकी DHAs उसकी दूसरी तरफ चले गए, उस वक्त नहीं था. So I think 1995 में या 96 में फिर उन्होंने बंद कर दिया था. अभी जो हमारा बोर्डिंग स्कूल था उधर अब फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है. सो रिसेंटली आई वेंट, जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो आई वेंट टू सी माई बोर्डिंग स्कूल. अब काफ़ी डिफरेंट हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई है. और जहाँ पे हमारा लॉन्ड्री शॉप होती थी, जहाँ पे हमारा डिफरेंट बार्बर वगैरह थे, वहाँ पे अब के एडमिन के ऑफिसेज हैं. तो इट्स डिफरेंट. सो आई वाज देयर. FSC के बाद आई वेंट टू GIK. GIK का थर्ड बैच था मेरा. और GIK थर्ड बैच 1995 जनवरी 95 टू दिसंबर 98. और उस टाइम के ऊपर व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस टू ज्वाइन GIK? क्योंकि GIK का उस टाइम एक भी बैच आपका पास आउट नहीं हुआ था. इट्स क्वाइट रिस्की के क्या क्वालिटी वहाँ पर है, हाउ इट्स गोना देयर ग्रेजुएट्स गोना परफॉर्म इन द मार्केट. दैट्स ट्रू यार. उस वक्त ये था कि इट वाज अ न्यू initiative that was taken by Dr. Abdul Qadir Khan, and this was to set up a center of excellence. So Agha Hassan Abidi, जिनके नाम पे ऑडिटोरियम है, आई थिंक अभी तक आगा हसन आबदी साहब के ऑडिटोरियम है. सो ही वाज द मेन फाइनेंसियर. उन्होंने 2 इंस्टीट्यूट्स फाइनेंस किए थे. एक फास्ट था और प्लस GIK के ही वाज वन ऑफ द मेजर फाइनेंसियर. और पर्पस यही था कि जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उसके अंदर वी सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, समथिंग विच इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक.
जब हम वहाँ पे गए थे तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी ज़्यादातर उस वक्त गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ थी. नस्ट आई डोंट थिंक स्टार्ट हुआ था उस वक्त एज सच एज अ सेपरेट यूनिवर्सिटी. द फोकस वाज ऑन क्वालिटी एजुकेशन. मुझे अभी भी याद है शुरू में हमारा जो करिकुलम वगैरह होता था दैट वाज मॉडल्ड आफ्टर MIT, और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता था. और मुझे ये याद है कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल. हम जो कि FSC करके आए थे और जो A लेवल्स करके आए थे. सो FSC में रोट लर्निंग के ऊपर बड़ा फोकस होता है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं. सो हमारा ये फोकस होता था कि अगर आपका जवाब सही भी आया है तो आपको स्टेप्स पूरे करने हैं. दैट वाज अ डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर अस, स्पेशली द फर्स्ट ईयर, बिकॉज हम लोगों का कॉन्सेप्ट पे फोकस थोड़ा कम था, फॉर्मेट पे ज़्यादा था. वर्सेस जो लोग A लेवल करके आए थे, आई थिंक दे वर मोर स्ट्रॉन्गर इन देयर कॉन्सेप्ट. तो हमने जो फिज़िक्स में यूजुअली chemistry- द FSC स्टूडेंट स्ट्रगल. हाँ यार, बिकॉज इवन मैथमेटिक्स के अंदर के हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस या इंटीग्रेशन तो आती थी, लेकिन उस वक्त जब हम MT101 पढ़ रहे होते थे तो वो उसकी बड़ी अप्लाइड चीज़ होती थी. कोई इक्वेशन नहीं लिखी हुई होती थी जिसको हमने सॉल्व करना होता था. देयर वाज अ स्टेटमेंट. सो आधा वक्त तो ये लगता था कि उस स्टेटमेंट जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सो वो अप्लाइड लर्निंग बहुत ज़्यादा थी उसमें. और फैकल्टी कैसी थी उस टाइम के ऊपर? फॉरेनर्स थे, लोकल्स थे, और यार क्वालिटी फॉरेनर्स थे. हमारे जो रेक्टर थे, हिज नेम वाज प्रोफेसर ब्राबर्स. ही वाज अ PhD इन न्यूक्लियर मटेरियल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. अगर मैं सही हूँ तो TU डेल्फ्ट में थे, विच वाज एट दैट टाइम वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़. वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के भी टीचर थे, जो उस वक़्त हमारे मटेरियल्स मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेस के जो डीन थे. ही वाज एन अमेरिकन नेटिव, यानी प्रॉपर अमेरिकन थे. ही वाज द चीफ साइंटिस्ट एट नासा. मेरा उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है. एंड हिज स्पेशलाइजेशन एज द चीफ साइंटिस्ट वाज के ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट शील्ड्स ऑफ स्पेस शटल. हमारे फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो डीन थे, ही वाज अ फ्रेंच जेंटलमैन. His name was Professor Chapuis, and he had come from France. उस वक़्त कंप्यूटर साइंस को गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा फंड किया हुआ था. So we had a lot of equipment in our faculty of computer science जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने डोनेट की थी. The teachers had come from France, and उसके अलावा I still remember मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाए, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड फिज़िक्स जिसको शायद बाद में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस कहते थे. सो they were top notch professors. A lot of them were young. In fact, most of them were young. एंड यू मेजर इन व्हाट सब्जेक्ट? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी. एंड स्पेसिफिक रीज़न एट दैट टाइम, क्योंकि 95 के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बूम नहीं था. यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था. इलेक्ट्रिकल का था, बट इलेक्ट्रॉनिक्स उस वक्त जो सबसे टॉप पे थी वो दैट वाज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. सो देयर वाज अ यूनिवर्सिटी इन फैसलाबाद कॉल्ड आई थिंक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी. सो उसका मेरिट लिस्ट जब आती थी तो उसका मेरिट सबसे हाई होता था. सेकेंड वाज इलेक्ट्रिकल, फॉलोड बाय मैकेनिकल, followed by civil. Computer science was a newer field. So इतना ज़्यादा computer science बहुत ज़्यादा नहीं थी. I think जब computer systems engineering शुरू की थी GIK ने, it was one of the first ones जो कि हमने start की थी. And जो एक चीज़ मुझे याद है अपने एटलीस्ट शुरू के सालों की, वो ये थी कि there was a lot of focus on applied engineering. So engineering not from a basis of getting marks, but learning engineering to form a basis to solve problems. real world problem, more delve into the applications. हाँ, रियल वर्ल्ड ही होते थे. उस वक्त चूँकि जो टीचर्स भी थे, दे वर फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज, दे वर ऑल वेरी यंग. एग्जाम्स का पैटर्न था क्या हुआ करता था? क्योंकि जो हमारा टाइम JK में था, शुरू में तो नॉर्मल चलता रहा, लेकिन बाद में वाशिंगटन अकॉर्ड से उन्होंने प्रूव करवाना था, एंड दे चेंज लाइक CLO PLO पे आ गए थे, तो डैट वाज मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व. तो वो ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया था हमारे टाइम के पे. तो आपके टाइम के अंदर सिंपल था? हमारा बेसिकली 2 मिड टर्म्स होते थे
एक फाइनल होता था. सो जो अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो असाइनमेंट के 10 मार्क्स होते थे, क्विजेस के 10 मार्क्स होते थे, 5 क्विज होते थे, 2 मार्क्स का क्विज होता था. जो बाकी 80 रह जाते थे उसमें से 40 वाज फाइनल एंड 20 दो मिड टर्म्स होते थे. एंड रिलेटिव ग्रेडिंग थी. सो Difficult सो one. यू वुड जो मुश्किल सब्जेक्ट्स होते थे उसमें हम सारे फंसते थे. जो रिलेटिवली आसान होते थे वो आसान होते थे. और आई ऑल्सो रिमेंबर कि इवन जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स थे, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आई थिंक लेटर ऑन इन आवर लाइफ इट रियली हेल्प्ड अस बी हु वी वर. सो हमारा जो HM 101 था, उसके अंदर देयर वाज नो कोर्स बुक एज सच. हमारे प्रोफेसर थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हिज नेम वाज डॉक्टर अजहर ज़हूर बट, प्रोफेसर एजी बट कहते थे उन्हें. उन्होंने हमें HM 101 में सिर्फ एक बुक पढ़ाई थी, एल्विन टॉफलर की, विच वॉज कॉल्ड फ्यूचर शॉक. सो आर एंटायर HM 101 was on future shock, and future shock is a philosophical come sociological book that talks about the impact of technology on society. And normally आप English करते हैं, ऐसा करते हैं, but even our humanities was, so that was one book जो कि which really I think had an impact on all of us. And Alvin Toffler की there is this saying कि the illiterate of the futures are not the ones who don't learn, but the ones who don't learn, unlearn and relearn. So that's a very famous saying of him. And True. and I think it was that focus. और हमें जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई गई थी, सो दैट वाज अ प्रोफेसर जो कि अमेरिका में कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाते थे एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज के अंदर. So he was teaching, I forgot his name, but he used to teach comparative religion in a liberal arts college. Faculty बहुत strong थी And पहले he की. came back to Pakistan and he was teaching us Islamiyat. So his focus on teaching us Islamiyat was the way how you teach Islamiyat to people who are not Muslims. तो उनका जो मेथड ऑफ टीचिंग था that was also very आई different. थिंक जो आपका विजन काफ़ी ब्रॉड हो रहा था विद टाइम. आप वो बुक पढ़े थे HM 101 के अंदर, जिसका एक सेमिनल इफेक्ट अभी आपको लेटर लाइफ में मिल रहा होगा सोसाइटी के अंदर. एंड सेकेंडली जो आपको इस्लामियात पढ़ाया गया जिस तरीके से कि आपने बताना है किसी नॉन मुस्लिम को कि इस्लाम है क्या, तो डैट रियली ओपन योर माइंड कि आपने किस तरह से चीज़ें करनी है. अच्छा, एक और चीज़ है, सिंस यू आर सर्विंग ऑन अ सी लेवल पोजीशन, राइट? Right. जितने भी सी लेवल लोग होते हैं उनके अंदर वन कॉमन थिंग, दे आर वेरी शार्प, टैलेंटेड. एक इंटेलेक्चुअली या फिर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उनके जाके चाइल्डहुड में या फिर अर्ली लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होती हैं, ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया होता है, अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है. तो इन योर केस क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट था, या फिर आप अपने आप को कहोगे कि मैं इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा साउंड था, केस स्टडी में बेहतर था, एंड व्हाट यू डिस्कवर्ड जो भी आपकी चीज़ थी? नहीं यार, I was not intellectually very sound. In GIK and even before, I was an average or at best an above average student. I was never an exceptional student. जो दो चीज़ें आई थिंक आती हैं, एक तो ये आता था कि बोर्डिंग स्कूल के अंदर, एंड नाउ यू टॉकिंग अबाउट अर्ली लाइफ, सो बोर्डिंग स्कूल के अंदर एक चीज़ होती है कैन डू एटीट्यूड. वहाँ पे आपकी मदद किसी ने नहीं करनी होती. आप एक मसले में फंसे हो, आपने खुद ही निकलना है. एट बेस्ट आपके कोई दोस्त होंगे टू एन एक्सटेंट, वो मदद कर देंगे. सो यू रियली बिकम वेरी अडेप्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, or at least making an effort to solve problems that the society throws at you. ये जो चीज़ होती है ना, this is something जो कि बाद में आपको बहुत मदद करती है. बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि when we are in a fix, तो we resign to the fate कि यार यही है. And you know, sometimes उस पे होता है you don't have to resign, you have to find a small opportunity, try to make an effort to convert it. GIK के अंदर भी यही था कि यू नो वट एवर वी हैड टू लर्न, स्पेशली
let's say final year project करना है, my final year project was in GPS. And this was the time when there was no internet. Internet का concept ही नहीं था. Text based internet आया था, आपको शायद याद हो. Mid 90s में there was this search engine called Alta Vista. आपने तो शायद नाम भी ना सुना. That's pre Microsoft and pre Google. उस वक्त गोफर होता था, बुलेटिन बोर्ड्स होते थे, IRC भी नहीं आया था उस वक्त तक, सो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स होते थे. सो लेट्स से कि अगर मैंने GPS पे कुछ पढ़ना है तो हाउ डू आई कलेक्ट द नॉलेज दैट आई नीड. मैगजीन्स लाइक IEEE स्पेक्ट्रम, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती थी, हैंड बुक्स होती थी, आप उनसे पढ़ते थे. तीसरा यही होता था कि यू गो आउट सर्च फॉर इट. सो वो जो सर्चिंग फॉर सोल्यूशंस का फोकस एरिया होता था, वो पहले यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू गेट एन आंसर. अब तो आप आई डोंट नो with ChatGPT and Bart and Microsoft का जो भी I just downloaded it, you just ask a question and you get the most in-depth answer that you can get. So with the passage of time, I think one of the things that we had learned was with limited resources go deliver get an करना. attitude and never say die sort of things. मुझे याद है जब मैंने graduate किया था, so another thing that helped me was कि my first job was not in engineering. It was in an investment bank. Corporate finance में था मैं, investment banking में. From electronics to investment banking, 180 degree shift. यार नहीं, पाकिस्तान में ये इतना नहीं है, लेकिन अब US के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रेफर इंजीनियर्स, स्पेशली बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, इट्स अ वेरी एनालिटिकल जॉब. सो इंजीनियरिंग का जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की होती है, उनका एनालिटिकल माइंड सेट होता है. सो दे प्रेफर इंजीनियर्स. So what was the core responsibility? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस टाइम पे नहीं होती, आप यूर जस्ट डूइंग ग्रांट वर्क. मैंने जो काम किया था, मेरा एरिया जो था वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की साइड पे था. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस में होता है कि पीपल कम टू यू विद प्रोजेक्ट्स. अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ जिस पे मैंने काम किया, somebody was trying to build a motorway. So there was a consortium that was trying to build a motorway in the late 90s. Or they had to raise around $400 million. So they would come to an investment bank who would create first a business case for them and then go into the market and raise money for them. इसी तरीके से कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने IPO करना होता है. सो IPO के लिए उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन एंड देन टू मेक श्योर कि आप रोड शोज़ करें, प्री IPO प्लेसमेंट्स करें. उसमें ये होता है कि यू गेट टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने पावर सेक्टर में भी काम किया है, रोडें बनाना, रोड सेक्टर पे भी काम किया है, टेलीकम्युनिकेशंस में भी काम किया है. ये 3 सेक्टर्स थे जिसके ऊपर आई हैड वर्कड. So that was one area where you start to see कि even if there is an area that you don't know about. Naturally, मुझे construction sector का क्या पता है यार. I'm not a civil engineer. I've never worked in the construction sector. But when you have to make a business case or assist in making a business case, so you have to then again broaden your horizon. So these are the learnings of life that you collect as you move along the journey of life, which at times help you. And after that, आपने एक startup start किया था with Spellcom. यार वर्ल्ड फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ वेयर आई वाज वर्किंग, उसके बाद उनकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी विच वाज कॉल्ड वर्ल्ड कॉल. वो कराची के अंदर फाइबर डिप्लॉय कर रहे थे बैक इन 2000. So 2000 or 2001. So I went there and then I was heading engineering for the company where we deployed fiber and coax television and And you internet. left your previous job just for this startup. हाँ यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर ये होता है कि देयर इज़ अ सर्टिफिकेशन दैट यू नीड टू डू विच इज़ कॉल्ड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA कहते हैं. इट्स अ 3-year प्रोग्राम. आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट डन इंजीनियरिंग, सो आई नीड टू गो बैक टू डूइंग इंजीनियरिंग रादर देन कि आई टेक दिस पैथ जहाँ पे मैं CFA कर लूँ. ऑल्सो I somehow felt कि there is a void in my life कि यार I've done engineering reasonably well. And now I am becoming an Excel ninja and a PowerPoint, because investment banking, most of the things are on PowerPoint and Excel and you have to present a lot. So I got an opportunity. First Capital की ही एक invested company थी World Call.
broadband. So Karachi, I did that for a year and a half. Then I was headhunted for another investment bank who was ready to apply for a license. आपको याद होगा 2003 के अंदर नए मोबाइल लाइसेंस इशू हुए थे. So when you talk of startups दो तरह की होती हैं. So there is a startup जिसके अंदर a bunch of capable and passionate people get together and they have an idea and they go around building products and raising capital while they're building products. ये एक होता है जिसके अंदर आप पहले सीड फंडिंग लेते हैं, फिर सीरीज ए, सीरीज बी. दूसरी स्टार्टअप ये होती है कि देयर आर पीपल विद मनी दैट हैव एन आइडिया एंड देन दे कलेक्ट probably people who are passionate and competent and give them the money and then they say कि यार let's build that. फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो पहला होता है उसमें majority of the equity is with the founders. In the second one, the majority of the equities is with the financiers. However, in the second way, you're talking about startup capital of, starting with hundreds of millions of dollars, if not more. So that was the startup. Our target was to get a mobile license. We could not get it, but that gave me exposure towards the mobile sector in Pakistan, and then I was employed by Mobilink, which is called Jazz now. उसका स्केल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था आपके स्टार्टअप का. आई थिंक यू गाइज बिडेड फॉर $216 million. हाँ यार, we stopped our bidding at 215 15 or $16 million. That was huge. 250, so 250, so $250 million, and the license went out for $292 million. So अगर आप देखें कि यार स्टार्टअप सिर्फ लाइसेंस की कॉस्ट उस पर $250 million थी. So that was the scale that we had at that time, but that gave me exposure into the mobile sector. इससे पहले मोबाइल सेक्टर पे मेरा एक्सपोजर नहीं था. जनरली उस टाइम पे क्या नोशन एग्जिस्ट करता था इन सोसाइटी, क्योंकि आजकल तो स्टार्टअप हैज़ बिकम काइंड ऑफ बज़वर्ड कि हर किसी ने स्टार्टअप करना है. यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स या के IB, आपने स्टार्टअप करना है. बैक इन दोज डेज उस टाइम पे स्टार्टअप इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था. तो what responses you used to get from the investors, या फिर लोग में बताते थे रेगुलेटरी में, अच्छा हम अब नई कंपनी है, हमें बस आइडिया ले हुए 2-3 महीने हुआ है एंड वी आर वेरी पैशनेट, तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स मिलता था? यार देखिए, स्टार्टअप आप जब से भी शुरू करेंगे ना, देखिए आज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज इज सिस्टम्स लिमिटेड. Systems Limited was a startup when Sayyid Babar Ali got a gentleman from who was working. I forgot his name. I think his name is Azaz Saab. But please forgive me if I'm taking the name wrongly. So he got him from IBM USA and asked him to set up a software house. This is back in the 70s. So वो एक company थी जो कि उस टाइम पे शुरू हुई थी. It was a software house. At a time, Descon was a startup, which is right now the largest engineering company. At a time, Packages was a startup. So I think startup अब एक buzzword इसलिए बन गया है because जो venture capital है, it has become a big industry right now. It has become, I think, by latest number, $2.3 trillion की है. लेकिन स्टार्टअप तो हमेशा होती थी. And all it took was a person or a bunch of persons with an idea, competence and passion, and they would then seek funding from different people to set it up. And आसान अब थोड़ा इसलिए हो गया because funding has become very structured. So there is a whole industry around how to value it. पहले के वक्त में, I would say pre-2000, funding was very unstructured. Banks would not give you funding. High risk funding banks कभी भी नहीं करते. So it was difficult. You had to bootstrap your startup to a great extent. But that would also mean that you were lean and you were very frugal with your expenses. आजकल के startup में, when you get a lot of money, sometimes you're not very frugal. So that would mean that you would have money spent in an area which should or may not have been spent. But then again, I think the returns are equally, if not better. So I think anybody who is passionate, startup is a high risk, high return game. The younger you start, the better it is because you have a greater risk appetite.
But then again, I think it's never too late if you have the right idea. Yeah, true that. Working for a bid, like for the applying for the mobile license, again has been a great learning for you, क्योंकि आपने पूरा इकोसिस्टम अंडरस्टैंड किया होगा, रेगुलेटर को समझा होगा, और उसके बाद यू ज्वाइन मोबिलिंक, राइट? Yeah. एंड मोबिलिंक, क्योंकि पहले आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके बाद स्टार्टअप के अंदर थोड़ा टाइम जो कि प्रैक्टिकल आपने नहीं किया, इट वाज मोर ऑफ ऑन पेपर, और जाके एक प्रैक्टिकल जॉब करना टेलको के अंदर, तो वो कितना डिफरेंट था? यार इट वाज वेरी डिफरेंट। आई थिंक जब मैं मोबाइलिंक में गया था तो वो अगेन एक हार्डकोर इंजीनियरिंग की मोबाइल सेक्टर की जॉब थी। इससे पहले मैंने मोबाइल सेक्टर में काम नहीं किया था, स्टार्टअप के अंदर काम किया था, विच इज़ अगेन अ लॉट ऑफ एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स। इट वाज डिफ़िकल्ट। आई थिंक पहले 6-8 महीने इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट लर्न, because I had no idea. And my role was I was heading the quality of service department in Mobilink back in 2000 and 2003 onwards. But again, as luck would have it, it was a great opportunity because my role sort of allowed me to develop an understanding across the board. So whether it is core network or radio access network or transmission networks or intelligent networks, INs जिनको कहते थे, so they were all, I was responsible for their performance. So that would mean that I needed to understand how they operate and what are the challenges that can affect the performance. So जो मेरा learning horizon था, that became very broad. Also, I was very lucky that I had a team which was amazing. People who were in my team, I was the head of the department, but everybody that was there, I think they were some of the smartest guys I have worked with. Did you join Mobilink as a head of department, or you were junior? No, yeah, I joined Mobilink as head of quality of service, and I left as director of performance and quality of service. So when I came, there was no department, so I was the first person, and then slowly I started to hire. So about the 45 odd people that we had in the team, they were really, really good, whether on the analytics side or on the radio side, core side, transmission side. So I was very blessed to have worked with those people who always I think demonstrated excellence, but also propelled and pushed me to do better. Okay. उसके बाद फिर आप you moved to Kuwait. What was the trigger point कि आप अच्छा भला यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कि नहीं आपने डिपार्टमेंट बना दिया, 45 people reporting to you, आपको टीम मैनेजमेंट भी आ गई हुई है, एंड Mobilink at that time was growing, मार्केट कैप्चर वो का लीड कर रहा था, तो क्या डिसीजन था टू जो गो कुवैत और वहाँ पे जाके? यार बेसिकली जो वजह थी वो ये थी कि फॉर मी टू गेट इनटू द नेक्स्ट रोल आई हैड टू हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, बिकॉज उस वक्त तक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, स्पेशली इन मोबिलिंक, इट वाज मैंडेटरी to have international experience to become CTO. So my next position was CTO. And I learned that for me to even consider being a CTO, I needed to have international experience. So that was the time when I thought that, either I change sector, so I move out of telecoms or mobile networks completely, or I get international experience. And I really liked working in the telecom sector. As you rightly said, it was growing very fast, and I started to apply. One good thing that had happened was that during my last days at Mobilink, I used to present in a lot of international conferences. So साल में 3-4 दफ़ा मैं बाहर प्रेजेंट करता था. So I was lucky that I was headhunted by Saudi Telecom. STC ने एक मोबाइल लाइसेंस लिया था कुवैत के अंदर. It was again a startup, and they wanted to have the core team there. So I got involved before the launch of the network as director networks. And this was time of 2011? No, this was 2008. 2008. So 2008 में I went to STC as director networks. 2011 में I became chief technology officer.
And how was the telco sector outlook in 2008 in Kuwait? वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन मार्केट किस तरह की थी? Yeah, so Kuwait, I think they had in 2008 the highest ARPU in the world. कुछ $50-60 ARPU था. It was a very protected market. Chota Kuwait was a small city, but the mobile operators were extremely rich because the ARPU was very high. The country was highly quality conscious. मोबिलिंक में तो हमें याद है कि हम जो KPIs वगैरह देखते थे, कुवैत के अंदर तो एक कॉल ड्रॉप हो जाए तो इट वुड बी अ बिग थिंग. So therefore the operators were investing a lot. Because there was a lot of money, so you can invest in the latest technologies. So up until 2008 में it was a 3G network. 2011 में 4G हो गया था. 2019 में we launched 5G. So across these things, I think we were one of the earliest adopters of technology, which is a lot of fun. क्योंकि आप ये देखते हैं कि whatever technology is available, you're at the cutting edge of learning how to deploy those technologies. Plus also, you get to see the maturity curve. कि एक टेक्नोलॉजी आती है शुरू में, यू आर द अर्ली अडॉप्टर्स. सो अर्ली अडॉप्टर्स में कई दफ़ा वो टेक्नोलॉजी मेच्योर नहीं होती, एंड यू वर्क वाइल you are playing your part in maturing that technology. So चाहे वॉइस ओवर LTE हो जाए या मल्टी कैरियर एग्रीगेशन हो जाए या टेलको क्लाउड हो जाए या कन्वर्ज बिलिंग हो जाए या आई थिंक यूनिफाइड IT स्ट्रक्चर हो जाए, एंटरप्राइज सीरियल बस हो जाए, we were amongst the first in the world to deploy those technologies, which was at times even tough. before US and Europe. Much before US. Even in a lot of things, we were the first in the world. I mean, 8x8 मायमो दुनिया में सबसे पहले थे हम. Even 5G में we were the second country in the world after South Korea. US में तो बहुत बाद में, जहाँ पे आप 90% पॉपुलेशन कवरेज ले लेते. मुझे याद है कि when I resigned in 2019, so the number of 5G sites that I had in my network was more than Germany, was more than UK, was more, I think US में उस वक्त तक आया ही नहीं था. So they had not. And how was the response from the people? क्योंकि हम एक कंसर्न देखते होते हैं. If you look at the ईस्टर्न मार्केट, आप चाइना को देख लें, थाईलैंड को देख लें, जो भी डिलॉयट की भी एक रिपोर्ट थी, 62% आपके चाइनीज़ हैं, दे आर यूजिंग 5G. 40% आर सेइंग कि एक्सपेंसिव हैं एंड दे वांट टू मूव बैक अगेन टूवर्ड्स 4G. तो कुवैत के अंदर क्या रिस्पॉन्स था? यार कुवैत के अंदर एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी. सो देखिए, 2G 3G 4G 5G, दीज आर जस्ट वर्ड्स. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चाहिए. हमें जो एक इशू था वो ये था कि हमने 5G इसलिए नहीं डिप्लॉय किया था कि लोगों को 1 Gbps की स्पीड मिले. 4G के ऊपर हम अबाउट 80 to 100 Mbps दे रहे थे, which was more than enough. अगलों ने YouTube भी देखना होता है ना, YouTube तो 7 Mbps पे चलता है. The issue is not कि आप ज़्यादा स्पीड दें at this particular point in time, or at least when I was there. So ये virtual reality, immersive digital experiences वगैरह ये नहीं थे. Why we adopted 5G and we were the earliest adopter were two things. पहला जो था वो ये था कि जो ट्रैफिक पर सब्सक्राइबर थी सऊदी टेलीकॉम कुवैत की, दैट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. सो हमने साइट्स को इतना डेंसिफाई कर दिया था कि वो और साइट डेंसिफिकेशन नहीं हो सकती थी. 400 मीटर इंटर साइट डिस्टेंस था, तो जब आप 200 मीटर के ऊपर आपका साइट रेडियस हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते. जो स्पेक्ट्रम था उस वक्त तक हमारा 85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था 5G से पहले. 85 मेगाहर्ट्ज इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा आप स्पेक्ट्रम भी नहीं ला सकते. मेजॉरिटी हमारी साइट्स जो थी वो 6 सेक्टर्ड थी, सो आप सेक्टराइजेशन भी और नहीं कर सकते. बट ट्रैफिक वॉज ग्रोइंग, और वहाँ पे ये था कि जो एक हमारा एवरेज जो बेस लाइन आप कह लें डेटा का पैकेज विद वॉइस को हटा के, वो तकरीबन $55 का था.
सो $55 अगर आप उन कुवैती दिनार्स को कन्वर्ट करें, सो लोग बहुत यूज़ करते थे। वहाँ पे FTTH नहीं था कुवैत के अंदर। सो आप कॉफ़ी शॉप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर किसी ने एक माईफाई का डिवाइस लिया हुआ है, ही हैज़ एन iPad एंड एवरीबडी इज़ वॉचिंग फुटबॉल। स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा थी, सो स्ट्रीमिंग ट्रैफिक वाज मैसिव एंड दिस वाज अगेन लार्ज स्क्रीन जो कि आप iPad को देख रहे होते थे, फ़ोन्स पे इतना नहीं था। उस वजह से द ट्रैफिक वाज वेरी हाई। सो हमारा 5G की अडॉप्शन थी कि 5G वाज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द कैपेसिटी चैलेंज, और ऑल्सो 5G की जो कॉस्ट पर बिट है वो 4G से कम है। सो इट वाज ऑल्सो अ मीन्स फॉर अस टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट पर मेगा। एट द सेम टाइम अगर आप सोशल स्टेट्रा देखें कुवैत का, ठीक है, आपकी कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है दे कैन अफोर्ड द 5G हैंडसेट या डिवाइसेस, लेकिन आपकी मेजर जो होंगी वो उस टाइम 5G के लिए शायद रेडी ही नहीं होंगी, या फिर मार्केट में डिवाइसेस इतनी नहीं होंगी, या फिर उनकी बाइंग पावर नहीं होगी। तो वाज़न्ट दैट चैलेंज फॉर यू एट दैट टाइम? यार नहीं, बिकॉज कुवैत के अंदर एक एवरेज लोग जो हैं दे आर रिच, और दूसरा कुवैत के अंदर हैंडसेट सब्सिडाइज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 30 दिनार का पैकेज लें विच इज़ व्हाट $99, सो आप $99 पर मंथ वाला पैकेज लें तो आपको आईफोन साथ फ्री में मिलता है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। आपका दिल चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, आप फिर भी $99 देंगे, आपको आईफोन नहीं मिलेगा, वही सर्विसेज मिलेंगी। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जहाँ US में होता है, यूरोप में होता है, सो मेजॉरिटी जो लोग थे वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते थे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वेयर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बिकम्स मच बेटर। सो येस, आप ये ठीक बात है कि एप्पल के फ़ोन शायद सारे ना अफोर्ड कर सकें, एप्पल से सस्ता सैमसंग था, सैमसंग के ना कर सकें, देन देयर वाज हुआवे के कर लेते थे, LG के थे। सो अक्रॉस द स्ट्राटा 5G इनेबल्ड फोन्स वर देयर। 100% ऑफ द पॉपुलेशन वाज नॉट ऑन 5G, लेकिन हमारा जो फोकस था वो दैट वाज नॉट कि सबको 5G पे ले आना है। इट वाज कि जो हमारे हाईएस्ट यूजर्स हैं, जो कि जिनकी डेटा कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, उनको अगर हम 5G पे शिफ्ट कर दें तो बाकी यूजर्स के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो इनफैक्ट 34% जो कुवैत की है पॉपुलेशन आर यूजिंग द 5G, या 5G की पेनिट्रेशन है एटलीस्ट। अच्छा, जो कुवैत के बड़ा अच्छा मॉडल है कि हैंडसेट साथ दिया करते थे आपके जो भी सब्सक्रिप्शन है इंटरनेट की या डेटा की या वॉइस की, तो कांट रिपीट द सेम मॉडल इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में व्हेन टॉक अबाउट द 5G जो इशू या कंसर्न हमें सुनने को मिलता है फ्रॉम द टेलकोस, वो कहते हैं हैंडसेट इज़ अ बिग इशू, क्योंकि उनका तो ये भी कहना होता है कि 4G की भी हैंडसेट पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं है। तो क्या सेम मॉडल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता? या डिपेंड करता है। सो देखिए, इस वक्त 5G के जो हैंडसेट की कॉस्ट है दैट इज़ एक्सपेंसिव। इंडिया ने, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स रिलायंस जियो, they started a program to have a sub $100 हैंडसेट विच सपोर्ट्स 5G, और वो कोई बहुत फैंसी नहीं है, उसका कोई गोरिल्ला 4 ग्लास स्क्रीन नहीं होगी, बट फोकस यही है कि यार आप अपनी ट्रैफिक को 5G पे शिफ्ट करें। आई थिंक पाकिस्तान विद आवर पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन एंड आवर हैंडसेट्स, स्मार्टफोन हैंडसेट की जो पेनिट्रेशन 130 मिलियन पे चली गई, सो इट्स अ साइजेबल मार्केट। आई थिंक स्केल को देख के हम कर सकते हैं। हमें जो मेजर चैलेंज है इस वक्त 5G में वो दो हैं यार। पहला चैलेंज ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान का आरपू है वो इट इज़ सब $1। क्या बिजनेस केस बनेगा 5G का? 4G की इन्वेस्टमेंट्स भी रिकूप होने में टाइम लगता है ना। सो 5G के अंदर देर आर 3 स्टेप्स। 5G के अंदर अगर आप देखो तो देर आर, एक मोबाइल ऑपरेटर के लिए 3 मेजर कॉस्ट है। पहली कॉस्ट है स्पेक्ट्रम, विच गवर्नमेंट सेट्स, चाहे बिडिंग कराए या फ्लोर करे, सो स्पेक्ट्रम कॉस्ट इज़ वन कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट इज़ द 5G इक्विपमेंट कॉस्ट। द थर्ड कॉस्ट इज़ टावर फाइबराइजेशन कॉस्ट, बिकॉज 5G के अंदर पर सेल साइट आपका जो बैकहॉल है वो तकरीबन 700 से 2 गिग तक आता है, Gbps तक। सो ये जो 3 कॉस्ट्स हैं, स्पेक्ट्रम कॉस्ट एंड देन यू हैव दी रेडियो एंड कोर इक्विपमेंट कॉस्ट एंड देन द टावर फाइबराइजेशन कॉस्ट। अगर आप ये कॉस्ट्स इनकर करें तो जो आपके 140 मिलियन कस्टमर्स हैं वो आपको $1 अगर आरपू दे रहे हो, दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट।
So what's the proposition. plan of PTCL and Ufone? क्योंकि डॉक्टर उमर सैफ ही सेइंग कि अगस्त या जुलाई के अंदर इनका प्लान है 5G के स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने का, तो PTCL वुड बी पार्टिसिपेटिंग या किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे होंगे? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि व्हाट आवर स्टैंस वुड बी, बट आई थिंक गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है. दे वांट टू इनकरेज early adoption of 5G. In that regard, they are also considering different support options. It's not about auctioning of the spectrum, but it is about how can we enable the ecosystem to adopt 5G. So there are multiple initiatives that have taken place. There are discussions that are happening at different levels in order to unlock the potential of 5G in Pakistan. And I think it's only a matter of time. Pakistan definitely has the scale. All that we need to work as an industry, as government, and all the stakeholders is how can the business case make sense? It's a matter of having the right approach and setting up the right sort of support infrastructure. So आज नहीं तो कल 5G आ जाएगा इंशाल्लाह. तो इन योर परस्पेक्टिव इट्स टू अर्ली अब अभी, क्योंकि अगर आप ले भी आते, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ योर आंसर इज सेइंग कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आरपू इज़ लेस देन $1, 0.8 या 0.9 सेंट चल रहा है. सेकंड साइड के ऊपर अगर आप लेके आओगे 5G स्पेक्ट्रम कॉस्ट होगी आपकी, बट एट एनी कॉस्ट गवर्नमेंट का प्लान है उनको करना है, क्योंकि दे नीड टू रेज द कैपिटल या उनको अमाउंट करनी है. सेम थिंग हैपेंड इन विद यूफोन इन 2016, जब जाके 4G के लाइसेंस आपके ऑक्शन हो रहे थे. यूफोन डिडंट पार्टिसिपेट. एट लेटर जाके 19 में जाके किया, जिसका इम्पैक्ट ये था मार्केट के अंदर कि उसने अपने 4G के मार्केट्स जो शेयर है लूज़ किए थे. तो सेम अगर इन योर परस्पेक्टिव अगर कर रही होती है अभी गवर्नमेंट इस उसके अंदर, तो फिर PTCL पार्टिसिपेट कर रहा होगा, स्पेक्ट्रम लेके परचेज करके रख देगा. देखिए, जो कंज्यूमर की यूजेज है 5G की, दैट इज़ जस्ट वन स्टेप ऑफ द इक्वेशन. 5G इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंज्यूमर्स. इनफैक्ट आप अगर 5G को देखेंगे, इट इज़ नॉट अबाउट, सो 5G इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ मेड फॉर पीपल यूजिंग 5G. 5G के जो मेजर केसेस हैं, दैट इज़ अबाउट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. तो जब आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, होम ऑटोमेशन की, जब आप बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, जब आप बात करते हैं स्मार्ट व्हीकल्स की, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमेटेड मेडिसिन की, ड्रोन बेस्ड सिस्टम्स की, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सिस्टम्स की, दे आर ऑल यूज़ केसेस फॉर 5G. उसके अंदर आज कि अगर आप पूछे कि अगर आप किसी को 1 Gbps दे दे, वो एक बंदा कैसे यूज़ करेगा, शायद उसके पास कोई यूज़ केस ना हो. लेकिन व्हेन यू विल से कि यार पर स्क्वायर किलोमीटर दिल बी 1000 डिफरेंट मशीन्स दैट विल बी यूजिंग इट. जिस चीज़ पे हमने काम करना है वो ये नहीं है कि हमारा आरपू ज़्यादा है या कम है. इट्स जस्ट वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी. व्हाट वी रियली नीड टू वर्क ऑन इज़ द फैक्ट कि 5G के डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया. 5G के और बड़े रेवेन्यू एलिमेंट्स भी हैं. हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग the revenue elements and the cost elements in order to make up a sustainable business case. उसके अंदर अगर गवर्नमेंट enabling environment create कर सकती है, that is one part. Mobile operators innovation ला सकते हैं, that is another part. और जो जनरल सोसाइटी है उसकी तरफ से एक नीड क्रिएट हो जाती है कि यार this is the need for which the society is willing to pay for. I mean, we are the 44th, if I'm not mistaken, I don't know with the current US dollar rate, but at least till last year we were the 44th largest economy of the world. I think 53 or 54. अच्छा 53 पे आ गया. वो नेचुरली वो PKR की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसमें USD के ऊपर वो हो जाएगा. सो हमारे पास स्केल तो है यानी. वी आर नॉट अ कंट्री दैट डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, बट व्हाट वी रियली नीड टू डू इज कि वी नीड टू फोकस ऑन हैविंग अ सस्टेनेबल अप्रोच. राइट. अच्छा, एक और चीज़ें बड़ी हैज़ बिन टॉक ऑफ टाउन जो कि उमर सैफ ने रिसेंटली मेरे ख्याल से जनवरी के अंदर स्टेटमेंट पास की थी कि पाकिस्तान को वो एक रीजनल हब बनाने जा रहे हैं जो फाइबर कनेक्टिविटी के लिए. तो इसका ट्रू पोटेंशियल है क्या? क्या डिफरेंस आने वाला है? पहले हम कहाँ से, सबमरीन में कितनी केबल आ रही हैं, थोड़ा उस पर हमें गाइड करें. ओके, सो पाकिस्तान के अंदर जो करंट इस वक्त केबल्स हैं वो 7 हैं जो कनेक्ट कर रही हैं इंटरनेशनली.
जो सबमरीन केबल्स हैं जो कि पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट कर रही हैं, और 3 और आ रही हैं अगले लेट्स से 18 months के अंदर. So ultimately we are looking at 9 to 10 cables. एक केबल रिटायर हो जाएगी, so we are looking at 9 cables जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रही. जो डॉक्टर उमर हमारे जो इंटरिम मिनिस्टर फॉर आईटी थे, उन्होंने जो बात की थी वो ये थी कि पाकिस्तान एज अ डिजिटल कॉरिडोर. ठीक, वो ये था कि पाकिस्तान, चूँकि आप अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें, सो इट्स अ नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है हमारी, और नॉर्थ के ऊपर वी हैव अफगानिस्तान विच इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, वी हैव सेंट्रल एशिया विच आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना is also something जो कि which is far off from the sea. South China Sea जो है वो it's like probably more than like 2,000-3,000 kilometers if not more. So Pakistan becomes a route which is going to be low latency and which is going to be a shorter route to connect these countries with the rest of the world. So preferably to Europe as well as to the eastern part of the world. So उस पे पाकिस्तान अपनी जो geography है उसको use करते हुए we will be able to provide transit services which we are already providing to Afghanistan and to a much smaller extent China, but the potential is much higher, and he made that statement with regards to जो हमने पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया था PTCL ने, which was basically the main point of interconnection, which would be one जहाँ of पे the 7 केबल आपकी ड्रॉप डाउन हो रही हैं. no, it's not just 7 cables. Where this is an internet exchange where carrier neutrality की वजह से anybody can come and do an interconnect. So जो हमारा data है वो locally consume होगा, rather than it doesn't need to go outside our boundary and then come back if the consumption is local. और जो बाकी फाइबर है, इज इट डिप्लॉयड कराची से लेके चाइना तक या अभी? Yeah. तो उनका हम पहले ही ट्रांजिट चार्ज कर रहे हैं चाइना से, और जैसे ही वो आपके इंटरनेशनल 3 आके और ड्रॉप डाउन होंगे पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी जो रीजनल इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी फॉर द लैंड लॉन्ग कंट्री जो कि ईस्टर्न आपके एशिया कंट्रीज हैं. जी, we will be providing them with an alternative, which I think is a very attractive alternative. So we will be able to give them something utilizing our geographical position, जो कि I think which will create an और opportunity इसका for इम्पैक्ट Pakistan. लोकल मार्केट के अंदर कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ जो टेलको की स्पीड है? लाइक अगर 4G पाकिस्तान में है, शायद उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, बट 4G इन द कुवैत उसकी स्पीड यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. तो विद द फाइबर चीज़ें आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा कस्टमर परस्पेक्टिव से? यार आई थिंक इम्पैक्ट आ रहा है. अगर आप पिछले 5 सालों में भी देखें, 5 साल पहले जो स्पीड थी, 10 साल पहले जो स्पीड थी, 4G का लाइसेंस ऑक्शन 2013 में हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इम्पैक्ट हैज़ कम. इट्स नॉट कि आप कुछ करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा. छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जिनसे इम्पैक्ट आ रहा है, एंड दीज आर जस्ट सम स्टेप्स. ट्रांजिट में शायद पाकिस्तान को एज सच यूज़र एक्सपीरियंस पे इतना ना हो, बिकॉज आप यू टेकिंग द ट्रैफिक ऑफ वन कंट्री एंड कनेक्टिंग इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान इन इकोनॉमिक टर्म्स. लेकिन लेटेंसी बेहतर नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर आपका मेन हब आपका यहाँ पर अगर आ जाएगा, डेटा सेंटर आ जाएगा, तो जो टू एक्सेस, जो मैंने यूट्यूब की वीडियो एक्सेस करनी है या फिर मैंने लिंक्डइन की कोर्स एक्सेस करनी है, तो माइट भी जो उसकी जो लेटेंसी है यूज़र एक्सपीरियंस उस टर्म में. यार सो जो कंटेंट लोकलाइज होना शुरू हो जाएगा, जैसे लेट्स से कि यूट्यूब का नोड पाकिस्तान में लग जाता है, या लिंक्डइन इज़ नाउ ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सो लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का नोड पाकिस्तान में लग जाता है, सो डेफिनेटली लेटेंसी को रिड्यूस कर देगा. और जो इंटरनेट एक्सचेंज है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप for any country to host international content locally at scale. So उस तरीके से definitely latency is going to be improved. It will also make the process of international content providers coming to Pakistan easier, inshallah. अच्छा, let's talk about the merger. अगर टेलीनॉर की स्टेटमेंट अगर आप देखें, क्योंकि टेलीनॉर का हमेशा से ये रहा है कि हमेशा वो अपना आरपू या रेवेन्यू मॉडल पे ही फोकस रहा है कि उसका आरपू ज़्यादा होना चाहिए था. सेम इसकी रीज़न है कि वो एशियन मार्केट से एग्जिट कर रहा है, यूरोप पे खुद को कंटेन किया हुआ है, राइट?
सेम रीज़न थी 2017 में टेलीनॉर एग्जिटेड फ्रॉम द इंडिया क्योंकि आरपू लो था, और उसकी रीज़न ये पाकिस्तान में ये थी कि उसने लो स्पेक्ट्रम, लो जो आपके सोशल स्ट्रेटा के लोग थे उनको टारगेट करना था, तो स्पेक्ट्रम लिया हुआ था. From Telenor perspective, their business is not viable. Now, Ufone has taken Telenor, right? अब चीज़ें merge हो रही हैं. तो how these two entity gonna provide something to the customer जो कि केस भी पॉजिटिव रहे एंड द कस्टमर के लिए भी बेहतर हो. तो क्या सिनर्जीज आपको लगी या क्या मतलब एनालिसिस था? देखिए, आपने पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में देखा होगा कि PTCL हैज़ acquired 100% of Telenor. We really believe that it will bring value to PTCL Group as well as Telenor as well as to the people of Pakistan. We are waiting for the regulatory approvals. Once the regulatory approvals are achieved, which we are in the process of, uske baad our strategy and our ambition is going to be made public for everybody. उससे पहले किसी बारे में बात करना थोड़ा सा कबल अज़ वक्त भी हो जाएगा because we are in the process of getting the regulatory approvals. However, I personally believe कि our ambition of acquisition of Telenor inshallah will bear fruit for Pakistani society in general and the mobile consumers of Pakistan in particular. चलें, श्योर, राइट्स टू अर्ली हो जाती चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी कि क्या होने वाली है, और रीब्रांड भी पॉसिबली है, जैसा जैज़ मोबिलिंक और वारिद का हुआ था, दे रीब्रांडेड विद जैज़, माइट बी शायद टेलीनॉर यूफोन भी रीब्रांड करें खुद को. It is again too early. We are in the process of regulatory approvals. कुछ चीज़ें हैं which I think should be done in the due course of time. ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, naturally when the time will come, so appropriate measures would be taken inshallah. Let's talk about the Ufone and PTCL culture, क्योंकि PTCL में what's a common perception of the public के काफ़ी पुरानी कंपनी है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समथिंग PTC से चल रही थी. तो उस टाइम की जो हायरिंग थी, और जो आप भी वर्कफोर्स में देखें 30 या 40% उस टाइम की हायरिंग होगी, जो कि इतने टेक सेवी नहीं होंगे. तो एक कल्चर हमें नज़र आता है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट का कल्चर होगा. तो राइट नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं, तो करंटली यूफोन का कल्चर कैसा है फ्रॉम द एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव? चलें, आपने इसमें 3 बातें की हैं, मैं वन बाय वन इनके जवाब दे. सबसे पहले PTCL was formed as Post and Telegraph in 1947. Yes, we are a 75-year-old company. We are not the only tech company in the world जो कि 75 साल पुरानी. आप Bell Labs ले लें, आप even manufacturing Ericsson's ले लें. These are old companies. That does not mean जब आप when you have a long legacy, it doesn't mean कि आप पुराने हैं or you're archaic or something. I think that we have a very strong legacy and a very rich culture that we have. दूसरी चीज़ ये कि PTCL, where before it was privatized, was the place where probably the smartest people of Pakistan used to come and work. It was not really जिस तरह आप जब बताते हैं गवर्नमेंट की है, so it's not कि गवर्नमेंट की होने की वजह से there was a problem. I think probably some of the smartest people that I have known and the smartest people Pakistan has produced has been working for PTCL at different point in time, and they may have left PTCL, joined other endeavors, and उसके अंदर भी they have made their mark. तीसरी चीज़ ये है कि as PTCL we are the national carrier of Pakistan. So we are not just a telecommunication company, we are a company that is forming the engine that powers a digital Pakistan. And like any other companies, we have gone through different stages of evolution. आजकल की जो stage है, that is to become tech savvy. We are investing a lot in digitizing our internal operations. And anybody that you ask for, at least मेरी जितने लोगों से बात हुई है, चाहे वो consumers हो या वो enterprise customers हो, the PTCL of today is much more advanced compared to a few years ago. And if you talk about the work culture there, like remote working, like after COVID के बाद से many companies started to give one day work from home. तो PTCL के अंदर still adopting the same kind of thing. जी. I think in terms of culture, whether it is work from home
or it is things like maternity leave. It is things like how can we support mothers that want to come back to work, how can we support fathers that want to come back to work. Our policies are among the best in Pakistan, if not the best. I think this is something where our HR team has done amazing work, and the way we have set up, at least at the policy level, in terms of supporting such initiatives, and not just this, but diversity. And it is not just gender diversity that we focused on, but also diversity of ability. So, हमारा एक program है called Justuju, which is focused on differently abled people, and that is just to make sure that we play our part as a company of Pakistan in order to provide opportunities to help differently abled people realize their true potential. So as PTCL, I think we are a modern company, not just operating the most modern infrastructure in Pakistan, but also we are adopting a very healthy, vibrant, and conducive culture. And also we talk about diversity. तो आपने खातून के जिक्र किया, तो उनकी एक्सेस, उनकी opportunities to go into the senior leadership position, वो कितना देखा जाता है in Ufone and PTCL? Yeah, it is there. We have leadership representation of women on our boards. We have leadership representation of women at EMT level and all levels below the executive management. I think we are a company that does not consider gender to be something that is a disadvantage, especially for women. I think this is an area where even things, whether it is advanced IP planning, whether it is data center design, whether it is, I would say, cybersecurity, whether it is, things like enterprise sales, there are women in senior positions that we have. चैन लास्ट में थोड़ा सा हमें बताएं कि दोज हु वांट टू ज्वाइन टेलको सेक्टर, जो एस्पायरेंट है टेलको के अंदर, तो व्हाट स्किल दे नीड टू बी एक्सपर्ट तो ज्वाइन करने, जो उनको हेल्प आउट करेंगे? या देखिए, अभी टेलको सेक्टर जो है ना, इट इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द लार्जर टेक सेक्टर. टेलको यूज टू बी डिफरेंट. आपके पहले क्या होता था? आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर होता था, पावर सेक्टर होता था, कंट्रोल सिस्टम्स का सेक्टर होता था. Now everything is merging with the fourth industrial revolution into a tech sector. Anybody who wants to join the tech sector, there are 4 key areas in which you need to focus on, because आपको पता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में machines are taking over a lot of jobs which were repetitive or structured in nature. So nature of job change हो रही है, और उसकी वजह से आई थिंक इन द करंट सिनेरियो, अगर आप अगले 5 साल से 7 साल का होराइजन रखें, तो आई थिंक द की एरियाज वेयर देयर इज़ अ बिग फोकस, उस पे सबसे पहले डीप एनालिटिक्स आता है. सो यू हैव टू डू एडवांस एनालिटिक्स. अगर आपने उस एरिया में फोकस करना है, तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर, विच इज़ द अंडरलाइंग लैंग्वेज. हडूप के ऊपर आपको थोड़ा सा आना चाहिए ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मैनेज कर सकें. सेकंड जो है दैट इज़ क्लाउड. सो क्लाउड की साइड पे अगर आप आ रहे हैं, तो आपको डेवऑप्स की साइड आ जाती है, या आपने क्लाउड ऑप्स की साइड पर आना तो सिस ऑप्स आ जाते हैं. दैट इज़ द सेकेंड एरिया जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. थर्ड इज़ AIML. AIML के ऊपर अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर आप काम कर सकते हैं. मशीन विजन के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. सेल्फ लर्निंग नेटवर्क्स के ऊपर या सेल्फ लर्निंग मशीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. एंड देन देयर आर सब ब्रांचेस लाइक ऑटोनमस कार्स एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो AIML इज़ वन एरिया जहाँ पे काफ़ी है. एंड देन द फोर्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी. So these are 4 key verticals where I think not just PTCL, but any other tech company of the world would be requiring expertise. And
I think one of the things that people have to do while they're doing engineering, and even if they're not doing engineering, you don't have to be an engineer to, for example, learn advanced analytics. It's just a couple of courses that you can learn from YouTube. Like for example, अगर आप हार्वर्ड में कंप्यूटर साइंस में आए तो उनका जो सबसे फेमस कोर्स था कंप्यूटर साइंस का, it was a course called CS50, जो कि which was probably in their undergrad CS degree, the most famous. हर साल वो फ्री में होता है. So you can just go, you can attend all the classes which are available online. You can do all the assignments, you can do all the quizzes. And you get the Harvard certification. यार हार्वर्ड का अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आई रिमेंबर यू हैव टू पे $50 या $75. बट द इशू इज कि अगर इफ यू वांट टू लर्न, सर्टिफिकेशन तो आपको बताता है ना कि मुझे आता है, लेकिन अगर आपने सीखना है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. और अगर आपने उसको ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में करना है तो आप थिंक यूडेमी या किसी के ऊपर जाके इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, और आपको उसके ऊपर डिस्कॉर्ड के चैनल पे आ जाते हैं एंड यू हैव ऑल द असाइनमेंट क्विजेज एंड दीज आर एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि नॉर्मल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं. एंड देन अगेन अगर आप MITx पे चले जाते हैं बायो, सो यू सी, आई डोंट थिंक इंटरनेट ईरा में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रॉब्लम. आई थिंक आपको कितना शौक है और आपको कितना हिम्मत है कि आप स्पेशलाइज कर सकें, that is what is going to drive Picking your up the circuit. right course is difficult. जो कहते हैं ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के एक्सेस भी आपके लिए वबाल जान बन जाता है. यार देखें, मैंने आपको 4 बता दिए. फॉर एग्जाम्पल, आप यू वांट टू गेट इनटू लेट्स से साइबर सिक्योरिटी कर ले, ठीक है. सो साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक तो सर्टिफिकेशंस आती हैं. सेकंड थिंग इज़ कि यार व्हाट डज इट टेक टू बी एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी. द फर्स्ट थिंग दैट इट नीड्स, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको OS पे कमांड होनी चाहिए, बिकॉज आपको जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ आएगा डिफरेंट लेवल पे, चाहे लिनक्स हो या डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो या मैक हो या विंडोज़ हो, जो भी है. सो OS के बाद आपको सेकेंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसलाइन टेक्नोलॉजी बिफोर यू कैन स्टार्ट टू मेक इट मोर सिक्योर और यू कैन फाइंड वनरेबिलिटीज़. सो वो सब करने के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप गूगल पे जाके लिखें, आई मीन यू जस्ट नीड टू राइट व्हाट डज इट टेक to become an expert in cyber security or ethical hacking or vulnerability assessment or whatever. So आपको पूरे articles मिल जाएंगे that will chart out your exact path that you need to take, and once you take that, I think it's your own effort. अगर आजकल आप थोड़ा सा वक्त टिकटॉक से निकाल लें और इंस्टाग्राम से निकाल लें और इस पर फोकस कर लें, so I think sky is the limit. And also after COVID, you don't have to be in the US to work for a US company. I think this is the biggest, जिसको democratization of job कहते हैं, which is work from anywhere. So पहले जो हमें इशू होता था कि हमें US का वीज़ा नहीं मिल रहा या हमें यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा, अब वो ख़त्म हो गया. If you have the capability, there are companies that are absolutely looking for cost-effective means to access the competence that you possess. Exactly, well said. बस टैलेंट आपके, स्पार्क आपके अंदर होना चाहिए, बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको चीज़ें मिल सकती हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. काफ़ी मज़े की इंसाइटफुल डिस्कशन रही, स्पेशली जो आपका अर्ली लाइफ था. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट यू, क्योंकि वो आपका सी लेवल देखते हैं और पीछे जो एक जर्नी होती है दैट मेक्स हु ज़रार इज़ टुडे, तो वो मिसिंग था. मेरे ख्याल से वुड बी इंस्पिरेशन फॉर द पीपल जो आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, इनफैक्ट फॉर द टेलको सेक्टर. और साथ में जो आपने चीज़ें कोई की मार्केट से बताया विच कुड वी कैन इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान, लाइक अगर आप फ़ोन साथ दे दें तो दिस कुड बी द एटलीस्ट थॉट है, एग्जिस्ट करती है, आप उसको एटलीस्ट थोड़ा सा आगे चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी चीज़ों की. तो सर अगर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टाइम. एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. अगर आपको इस तरह के मज़े और पॉडकास्ट देखते हैं, प्लीज़ टेक नेट विद अस. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.